हेलो दोस्तों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को जय जौहर। तो आज हम फिर से आपके सामने जीके के बारे में प्रश्न लेके आए हैं और आप तब तक हमारे साथ में बने रहे। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा गुहिला लेख, दूसरा दे रखा हमारा प्रशस्ति, तीसरा दे रखा हमारा स्तंभ लेख और चौथा दे रखा है हमारा शिलालेख। तो किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख हमारा प्रशस्ति कहलाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा घाटियाला शिलालेख, दूसरा दे रखा हमारा अचलेश्वर और तीसरा दे रखा हमारा रायसी और चौथा दे रखा हमारा बिजोलिया शिलालेख। तो हमारा चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया था, वो हमारा ब्राह्मण बताया गया था, वो हमारा बिजोलिया शिलालेख में बताया गया था। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। और आज का आपका तीसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अजमेर, दूसरा दे रखा उदयपुर और कोटा और या जयपुर। तो जो हमारा चिरवा का अभिलेख प्राप्त हुआ था वो हमारा उदयपुर से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि जैन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किससे समर्पित है। महावीर स्वामी से या पराशरनाथ से या फिर आदिनाथ से या फिर नेमिनाथ से। जो जैन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है वो हमारे आदिनाथ से समर्पित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आदिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हाड़ उदयपुर, दूसरा दे रखा मांडलगढ़, तीसरा दे रखा भीलवाड़ा, चौथा दे रखा मंडोर। तो जो हमारा आहिरवाह का अभिलेख प्राप्त हुआ था वो हमारा आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम ज़्यादा प्रश्नों के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं आज। और जो आज का आपका छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ, अल्लड़ या फिर मालदेव राठौड़ या फिर सोमदेव। जो हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो वो हमारे अल्लड़ के द्वारा करवाया गया था। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के, D.R. भंडारकर, तीसरा ऑप्शन है कविराज श्यामल दास, चौथा ऑप्शन है हमारा B.B. लाल। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो मानमोरी का शिलालेख हमारा मानसरोवर झील कर्नल जेम्स टोड के द्वारा तट से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा आठवां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बडली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा राजसमंद, चौथा है हमारा अजमेर। जो बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ था वो हमारा अजमेर से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। अगर अभी तक भी किसी ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और शेयर करें। जो आज का हमारा 9वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेख प्रमाण है दोस्तों। भानु शिलालेख या फिर जोगर अभिलेख या फिर मास के अभिलेख या फिर गोसुंड अभिलेख। जो हमारा ये अशोक सम्राट बौद्ध अनुयायी का अभिलेख प्रमाण है वो हमारा भानु शिलालेख से। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा हम्मीर की विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। रणकपुर, कीर्ति स्तंभ या फिर कुंभलगढ़ या फिर वीतीर। जो वह शिला राणा हम्मीर के विषम पंचघाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी वो हमारे कीर्ति स्तंभ से दी गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का आपका 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि उदयपुर के एकलिंग जी के मंदिर से पाश्चनाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है दोस्तों। तेरापंथी संप्रदाय की या फिर पाशुपन संप्रदाय की या फिर पश्चिम मार्गी संप्रदाय की या फिर परन्नमयी संप्रदाय की। जो उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर से पाश्चनाथ प्रशस्ति में
जो संप्रदाय की पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति का बताया गया था दोस्तों। अग्निकुंड से, या फिर चंद्रमा से, या फिर सूर्य से, या फिर विदेशी ब्राह्मण से। तो अग्निकुंड से बताया गया था। अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू राजपूतों की उत्पत्ति का बताया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा पृथ्वीराज चौहान, दूसरा दे रखा अजयराज, तीसरा दे रखा अर्णोराज और चौथा दे रखा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजा का स्वर्णकाल माना जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना 14वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड ले जाते समय किस शिलालेख को कर्नल समुद्र में फेंक गया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा चित्तौड़, दूसरा दे रखा बिजोलिया, तीसरा दे रखा रणकपुर और चौथा दे रखा मानमोरी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो मानमोरी ऑप्शन राइट होता है, जो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि टॉड को अमृत मंथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों। टॉड को, ये ऑप्शन, चलो ये प्रश्न काट देते दोस्तों, ये प्रश्न बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा राणा कुंभा, दूसरा दे रखा हमारा कवियत्री, तीसरा दे रखा हमारा कान्हव्यास और चौथा दे रखा हमारा कवि महेश। तो जो हमारा कुंभलगढ़ शिलालेख को पूर्ण किया गया था तो वो हमारा कान्हव्यास के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का अपना 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कान्हड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है दोस्तों। कवियत्री ने, चंद्रबाई ने, या फिर पद्मनाभ ने, या फिर कल्लोत ने, या फिर शालीमद्र ने। तो जब हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों कान्हड़देव प्रबंध हमारा पद्मनाभ के द्वारा रचित है। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो आज का 18वां प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्न में से सूर्यमंडल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा विद सस्यई, दूसरा दे रखा छंदोमयुक्त, चौथा तीसरा दे रखा ललित ललाम और चौथा दे रखा रामर जाट। तो जो हमारा सूर्यमंडल मिश्रण द्वारा रचित है वो दोस्तों वीर सत्सई है। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा चित्तौड़गढ़, दूसरा दे रखा रणकपुर, तीसरा दे रखा उदयपुर और चौथा दे रखा माउंट आबू। जो जैन विजय स्तंभ है वो हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 20 नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि डोडिया व अकेसाई नामक मुद्रा प्रचलित थी दोस्तों। कहाँ पर प्रचलित थी डोडिया व अकेसाई नामक मुद्रा। बीकानेर में, करौली में, या फिर जैसलमेर में, या फिर बांसवाड़ा में। तो हमारे यह जैसलमेर में प्रचलित थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। नटमल की हवेली और साली में मेहता की हवेली और पटवों की हवेली पूछे तो हमारे जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का 21वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, तमचाशाही सिक्के प्रचलित थे के द्वारा चलाए गए कौन से थे। ताम, ये ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, इस प्रश्न को भी काट देते दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मुगल में मेवाड़ में मुगलों का शासकों। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासक। ये प्रश्न भी काट देना दोस्तों, मेरे हिसाब से ये भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। ढिंगला व साहस आलमी उदयपुर एलची नामक सिक्के थे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मेवाड़, दूसरा दे रखा मारवाड़, तीसरा दे रखा झालावाड़ और चौथा दे रखा ढूंढाड़। तो ढिंगला व साहस आलमी उदयपुरी एलची नामक सिक्के थे तो वो हमारे मेवाड़ से थे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो 24वां नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों। किसके शासनकाल में चित्तौड़ विजय के उपरांत में मेवाड़ में सिक्का जारी किया था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बाबर,
दूसरा दे रखा अकबर, तीसरा दे रखा हमारा जहांगीर और चौथा दे रखा हमारा शाहजहाँ। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होता है। वो यहाँ पर अकबर के शासन विजय के उपरांत, चित्तौड़ विजय के उपरांत में सिक्का जारी किया था दोस्तों। और आगे बढ़ते, और जो हमारा 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गांधी सिक्के किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर, जोधपुर, दूसरा दे रखा जयपुर, तीसरा दे रखा उदयपुर और चौथा दे रखा बीकानेर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो हमारा यहाँ पे उदयपुर राइट होता है दोस्तों। गांधी सिक्के की राज्य से संबंधित है तो उदयपुर से संबंधित है दोस्तों। और जो हमारा 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि ढूंढार राज्य में सर्वप्रथम स्थापित की सिक्के की टकसाल किसने की थी दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मिर्जा राजा जयसिंह, दूसरा दे रखा सवाई ईश्वर सिंह, तीसरा दे रखा सवाई मानसिंह और चौथा दे रखा सवाई जयसिंह। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ढूंढार में सिक्के की एक टकसाल राज्य में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, तो वो हमारा राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा हुआ का विशाल ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बयाना भरतपुर, दूसरा दे रखा शाहपुरा भिलवाड़ा, तीसरा दे रखा रेड टॉप और चौथा दे रखा चित्तौड़गढ़। जो गुप्त काल स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर प्राप्त हुआ वो हमारा बयाना भरतपुर से हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते, लिलुलिया एवं लल्लूशाही था सिक्के का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा नागौर, दूसरा दे रखा हमारा कुचामन, तीसरा दे रखा हमारा जोधपुर और चौथा दे रखा हमारा सोजत। तो ये लिलुलिया एवं लल्लूशाही जो सिक्का का निर्माण होता है वो हमारा सोजत से होता है दोस्तों, सोजत पाली से होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बालातल सभ्यता, या फिर ओजियाना, या फिर कालीबंगा, या फिर गणेश्वर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते, राजस्थान निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा GS ओझा, और दूसरा दे रखा हमारा श्यामल दास, तीसरा दे रखा दशरथ शर्मा और चौथा दे रखा साहसनी। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी स्थापित की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 31वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा को, या फिर गणेश्वर को, या फिर बेराट को, या फिर आहड़ को? ताम्रवती जो जाना जाता है वो दोस्तों हमारा आहड़ को जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? धोलावीरा से, या फिर कालीबंगा से, या फिर लोथल से, या फिर रंगपुर से? जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों कालीबंगा से हमारे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि अनाज रखने के बड़े मातृभांड जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा ओजियाना, दूसरा दे रखा कालीबंगा, तीसरा दे रखा जोधपुरा, चौथा दे रखा आहड़। तो जो हमारा यहाँ पे अनाज के बड़े गोरे व कोटे कहा जाता है वो हमारे आहड़ से कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, आज का 34वां नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है दोस्तों? जयपुर के बेराट, या फिर और से, या फिर पिपार से, या फिर दुनाड़ा से? जो हमारे मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो हमारे जयपुर के बेराट से उपलब्ध है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 35वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में संबंधित थे दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा राजा भोज, दूसरा दे रखा महिपाल, तीसरा दे रखा महेंद्रपाल प्रथम, तीसरा चौथा दे रखा इंद्र चतुर्थ। तो जो महान संस्कृत एवं कवि नाटककार शेखर जो महेंद्रपाल के प्रथम के दरबार में से संबंधित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं,
आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी दोस्तों। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा मेड़ता, दूसरा दे रखा भीनमाल, तीसरा दे रखा जालोर, चौथा दे रखा मंडोर। जो हमारे प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो हमारे मंडोर थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 37वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? परमार या फिर चौहान या फिर गुर्जर प्रतिहार या फिर चालुक्य। जो नागभट्ट प्रथम है वो हमारे गुर्जर प्रतिहार से राजवंश से संबंधित दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा 38वां नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर की प्रशस्ति रचना की गई थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखा भोज प्रथम, दूसरा देखा वत्सराज, तीसरा देखा रामभद्र, चौथा देखा भोज द्वितीय। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो भोज प्रथम के राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा फ्यान, दूसरा दे रखा हेनसांग, तीसरा दे रखा सुंगयुंग और चौथा दे रखा इत्सिंग। तो जो हमारा चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी वो हमारे हेनसांग ने की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी प्रतिहार राजा ने आदिरवाह की उपाधि ग्रहण की दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा मिहिर भोज, दूसरा दे रखा वत्सराज, तीसरा दे रखा नागभट्ट और चौथा दे रखा महिपाल। जो अहिरवाह की उपाधि धारण की थी वो दोस्तों हमारे मिहिर भोज के द्वारा की थी दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का समूह किसकी देन है दोस्तों? वह है फर्स्ट ऑप्शन देगा राठौड़, दूसरा देगा चौहान, तीसरा देगा गहलोत और चौथा देगा प्रतिहार। जो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर वह हमारे प्रतिहार की देन है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का अपना 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हल्दीघाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित नहीं था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अमीर खुसरो, दूसरा दे रखा अबुल फजल और तीसरा दे रखा अल बदरानी और चौथा दे रखा अब्बास खां सरवानी। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था दोस्तों। ठीक है, एक बार प्रश्न में मैंने नहीं था यूँ बोल दिया, अभी वापस बोल रहा हूँ प्रश्न को। हल्दीघाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो हमारा अल बदायूनी उपस्थित था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा 43वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल में किसे भेजा गया था? तो जो हमारे तीसरे शिष्टमंडल में भेजा गया था वो हमारे भगवान दास को भेजा गया था दोस्तों। इसकी एक ट्रिक भी है, जोधपुर मिष्ठान भंडार टॉप। तो चार शिष्टमंडल के नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आज का अपना 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम भी दे रखा है, महाराणा कुंभा भी दे रखा है और महाराणा जगत सिंह प्रथम भी दे रखा, महाराणा राज सिंह भी दे रखा है। तो जो नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? कुशाल माता का, बाण माता का, या कुंभ श्याम का, या फिर कालिका माता का? तो जो हमारा ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न 44वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कुशाल माता, दूसरा दे रखा बाण माता मंदिर, तीसरा दे रखा कुंभ श्याम और चौथा दे रखा हमारा कालिका माता मंदिर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कुशाल माता मंदिर, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि खातौली का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा राणा कुंभा व सिकंदर लोधी, दूसरा दे रखा राणा सांगा व सिकंदर लोधी और तीसरा दे रखा हमारा राणा सांगा व बाबर और चौथा दे रखा हमारा राणा सांगा व इब्राहिम लोधी। तो
इसमें से जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन आप कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन आप कमेंट में करें दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गोगुंदा, दूसरा है चावड़, तीसरा है कुशलगढ़ और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो चावड़ अस्थायी राजधानी महाराणा प्रताप की थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 10 अप्रैल 1616, 5 मार्च 1615 और 25 मार्च 1614। और लास्ट ऑप्शन दे रखा 5 फरवरी 1615। तो जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वो दोस्तों 5 फरवरी 1615 को हुई थी। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों। मंडन थे, या फिर कवियत्री थे, या फिर विद्याधर थे, या फिर जेता थे। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे वो दोस्तों हमारे कवि अत्री थे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि महाराणा उदय सिंह ने निम्नलिखित में से किसे अपना अधिकार घोषित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा महाराणा प्रताप, दूसरा दे रखा जगमाल, तीसरा दे रखा शक्ति सिंह और चौथा दे रखा अमर सिंह प्रथम। तो जो ये ऑप्शन राइट होता है वो हमारा अमर सिंह ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 1584, दूसरा दे रखा 1576, तीसरा दे रखा 1582 और चौथा दे रखा 1588। जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1582 को हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और अगले चरण की ओर बढ़ते दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारा वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी थी दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या फिर राज प्रशस्ति, या फिर जगन्नाथ राय प्रशस्ति, या फिर रणकपुर प्रशस्ति। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछे तो हमारी राज प्रशस्ति है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का पितृहंतरा शासक किसे कहा जाता है। राणा सांगा को, राणा उदा को, या फिर राणा मोकल को, या फिर राणा रायमल को। तो जो मेवाड़ का पितृहंता वो राणा उदा को कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ पर बनी हुई दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बलीचा, दूसरा है मांडलगढ़, तीसरा है आहड़, तो चौथा है नाथद्वारा। तो हमारा अमर सिंह प्रथम की छतरी है वो हमारी आहड़ में बनी है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा संग्राम सिंह द्वितीय, दूसरा दे रखा हमारा जगत सिंह द्वितीय और तीसरा दे रखा महाराणा अरसी सिंह और चौथा दे रखा हमारा महाराणा भीम सिंह। तो जो मेवाड़ हुड्डा सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी। रत्न सिंह ने, या सेम सिंह ने, या फिर कुंभकर्ण ने, या फिर समर सिंह ने। नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कुंभकर्ण ने की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान नामक उपाध्याय निम्न में से किस शासक थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा राणा सांगा, दूसरा दे रखा राणा कुंभा और तीसरा राणा मोकल और चौथा राणा उदय सिंह। तो जो हमारी अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान थी वो दोस्तों हमारे राणा कुंभा की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी दोस्तों। सांगा व मोहम्मद खिलजी के मध्य, या फिर कुंभा व राव जोधा के मध्य, या फिर राणा लाखा व राव चूड़ा के मध्य, या फिर राणा कुंभा व रणमल के मध्य। तो ये हमारी संधि हुई थी वो हमारी कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी, राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी दोस्तों। वो हमारी आवल बावल की संधि हुई थी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मोहम्मद खिलजी सेकंड, दूसरा दे रखा इब्राहिम लोदी, तीसरा दे रखा सिकंदर लोदी और चौथा दे रखा मोहम्मद बेगड़ा। तो जो गागरन के युद्ध में राणा सांगा ने मोहम्मद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राणा सांगा की
आठ खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कालपी मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा मांडलगढ़ भीलवाड़ा और बसवा दौसा। तो जो हमारी राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है वो दोस्तों हमारी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया व नेतृत्व किसने किया था? राणा विक्रमादित्य ने, राव रतन सिंह ने, या फिर रावत बाग सिंह ने, या फिर फतेह सिसोदिया ने। जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा का नेतृत्व हमारे रावत बाग सिंह ने किया था, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हमारे कल्लार जी राठौड़ प्रसिद्ध है, जो ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या फिर कुंभलगढ़, या फिर मांडलगढ़, या फिर उपयुक्त तो कोई नहीं। तो जो हमारे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल में हुआ था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा गोविंदराज चौहान, दूसरा दे रखा हमीरदेव चौहान, तीसरा दे रखा बागभट और चौथा दे रखा उपयुक्त तो कोई नहीं। तो जो हमारे रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई थी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की चिमना व बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम व अलाउद्दीन के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना हमीर पर आक्रमण का प्रमुख कारण बताएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा चंद्रशेखर, दूसरा दे रखा हमारा अमीर खुसरो, तीसरा दे रखा अबुल फजल और चौथा दे रखा नेरसी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना व मोहम्मद शाह के बीच प्रेम, अलाउद्दीन के विरुद्ध उनका षड्यंत्र हमारे हमीर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण चंद्रशेखर द्वारा बताया गया था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है सुरजनहाड़ा, दूसरा है हमारा रतन सिंह, तीसरा है हमारा बरसिंहाड़ा और चौथा उपयुक्त तो कोई नहीं। जो हमारे बूंदी के किले का निर्माण करवाया गया था वो दोस्तों बरसिंहाड़ा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते दोस्तों। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की गई थी दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा वल्हण, दूसरा दे रखा वीरनारायण, तीसरा दे रखा प्रहलाद और चौथा दे रखा बागभट। तो रणथंभौर का चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी तो वो दोस्तों वल्हण ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि उड़ना अखिरा नाम से राजपूतों में किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा पृथ्वीराज, दूसरा दे रखा सुल्तान देवरा, या फिर तीसरा दे रखा हमारा अखिरा देवड़ा प्रथम और चौथा दे रखा हमारा साहसमल। तो जो हमारा उड़ना अखीरा नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता है वो अखीरा देवड़ा प्रथम को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक हमारा समरसिंह था, या फिर भरत सिंह हाड़ा था, या फिर देवा हाड़ा था, या फिर नाथुसिंह था। तो बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक हमारा देवा हाड़ा था, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सिवाड़ा अभियान के समय वहाँ का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सिवाड़ा अभियान के समय वहाँ का प्रमुख शासक कौन था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सातलदेव चौहान, दूसरा दे रखा हमीरदेव चौहान, तीसरा दे रखा वीरेंद्र देव, चौथा दे रखा हमारा कानवड़ देव। तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों सातलदेव चौहान राइट होता है, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। अलाउद्दीन खिलजी के सिवाड़ा के अभियान के समय सातलदेव चौहान शासक था दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आया? अर्णोराज के, या फिर विग्रहराज चतुर्थ, या फिर अजयराज, या फिर पृथ्वीराज। जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज तृतीय के काल में आए थे दोस्तों अजमेर, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किसके शासनकाल के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है दोस्तों? चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? पृथ्वीराज के, अर्णोराज के, या फिर अजयराज के, या फिर विग्रहराज के। तो जो चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है वो दोस्तों हमारा अर्णोराज, चौहानों का स्वर्णकाल अर्णोराज के शासनकाल को माना जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है
ये शायद मेरे हिसाब से किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, तो वो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे विग्रहराज के विग्रहराज राइट होगा दोस्तों। एक बार कंफर्म कर लेना यही है या फिर गलत है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। किसके उसमें लिखा गया है कि किस चौहान शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अर्णोराज को या फिर सोमदेव को या फिर अजयराज को या फिर बिसलदेव को। तो जो हमारे आनाजी के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों अर्णोराज को जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा गजनवी, दूसरा दे रहेगा गौरी, तीसरा दे रहेगा खिलजी, चौथा दे रहेगा इल्तुतमिश। तो जो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौरी व पृथ्वीराज के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। 1191, 1192 या फिर 1190 या फिर 1194। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1192 में हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों, सपालक्ष्य के चौहानों का संस्थापक कौन सा दोस्तों। वासुदेव था या फिर लक्ष्मण था या फिर कीर्तिपाल था या फिर अजयराज था। तो जो सपालक्ष्य चौहानों का राजवंश का संस्थापक था वो दोस्तों हमारा वासुदेव था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है कीर्तिपाल, दूसरा दे रखा सहसमल और तीसरा दे रखा हमारा शिवदान सिंह और चौथा दे रखा हमारा शिव सिंह। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों शिव सिंह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, किसके चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के या फिर विग्रहराज चतुर्थ के या फिर अजयराज के या फिर अर्णोराज के। तो जो हमारा चौहानों को कवि बांधव कहा जाता है वो हमारे विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि ललित विग्रहराज ग्रंथ का रचनाकर सोमदेव किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा वासुदेव, दूसरा दे रखा सोमदेव, तीसरा दे रखा अजयराज और चौथा दे रखा विग्रहराज। तो जो हमारे यहाँ पे ललित विग्रहराज ग्रंथ का रचनाकर सोमदेव जो था हमारा विग्रहराज के दरबारी कवि था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि चौहान और राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अनिल पाटन, दूसरा दे रखा मांडू, तीसरा दे रखा चौपारे और चौथा दे रखा अजय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा चौहान का पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हमारा अहिल पाटन में हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा जयचंद, दूसरा दे रखा सेतराम, तीसरा दे रखा रावसिया, चौथा दे रखा भीमसिंह। तो जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो दोस्तों रावसिया के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा महाराणा कुंभा, दूसरा दे रखा महाराणा चुंडा, तीसरा दे रखा महाराणा लाखा, चौथा दे रखा महाराणा मोकल। तो जो हमारा रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से करवाया क्या था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राणा कुंभा के मंडोर आक्रमण पर राव जोधा ने मंडोर छोड़कर सर्वप्रथम कहाँ शरण ली। काहू गांव, बीकानेर या फिर सिवाना, बाड़मेर या फिर भादराजुल, जालौर या फिर सोजत पाली। तो जो हमारी राणा कुंभा के मंडोर आक्रमण पर राव जोधा ने मंडोर छोड़कर सर्वप्रथम शरण ली थी तो वो दोस्तों काहूनी गांव बीकानेर में ली थी। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। बहादुर शाह ने या फिर फर्रुख सिंह ने या फिर औरंगजेब ने या फिर आजम ने। तो अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि दोस्तों फर्रुख सिंह ने दी थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते, आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि जोधपुर राज्य की तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि किस किस शासक के मध्य हुई थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा अजीत सिंह, दूसरा दे रहेगा मान सिंह या फिर जसवंत सिंह या फिर हनुमान सिंह। तो जो हमारा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की साथ संधि जोधपुर राज्य की गई थी तो वो दोस्तों मान सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों।
और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा रायमल, दूसरा दे रखा राव कल्याणमल, तीसरा दे रखा महाराजा गंगा सिंह, चौथा दे रखा राव जैत सिंह। तो जो हमारे बीकानेर के शासक बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी वो दोस्तों राव कल्याणमल के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राव बीका का अंतिम अभियान था दोस्तों जोयो या फिर गुजरात या फिर रेवाड़ी या फिर सिरसा। तो जो हमारा राव बीका का अंतिम अभियान था वो दोस्तों हमारा रेवाड़ी था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों। राव बीका ने या फिर महाराजा गंगा सिंह ने या फिर राव कल्याणमल ने या फिर राय सिंह ने। तो जो आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था तो दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किशनगढ़ के शासकों को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी दोस्तों। और अकबर ने दी थी या फिर जहांगीर ने दी थी या फिर शाहजहाँ ने या फिर बहादुर शाह ने। तो जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा जहांगीर ने दी थी दोस्तों महाराजा की उपाधि। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। फर्स्ट इसमें प्रश्न दे रखा है 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। श्रवण सिंह और जयवीर, यहाँ मुकबल खां या बख्त सिंह, राम सिंह या और तख्त सिंह। और चौथा ऑप्शन दे रखा है जयदयाल और मेहराब खां। तो जो 1857 में कोटा का विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा किया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। 1857 की क्रांति प्रारंभ के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिक छावनी कितनी थी दोस्तों। 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, एनी ने मेरा बयान नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है वो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था दोस्तों जहाजपुर था या फिर ब्यावर था या फिर नसीराबाद था या फिर देवली था। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखे जहाजपुर, ब्यावर, नसीराबाद और देवली। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्य केंद्र था वो दोस्तों ब्यावर था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में थे दोस्तों। तो ये ऑप्शन दे रखा हमारा निम्बोएड़ा, दूसरा दे रखा देवली, तीसरा दे रखा कोटा, चौथा दे रखा नरसिंहराबाद। तो जो हमारा नीमच में छावनी विद्रोह दिल्ली जाते समय किस छावनी में थे तो दोस्तों वो किस छावनी में थे तो देवली छावनी में थे दोस्तों, देवली छावनी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कीरा कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा देवकाली, दूसरा दे रखा केला देवी, तीसरा दे रखा सुगाली माता, चौथा दे रखा देवी दुर्गा। जो 1857 की मारवाड़ के निम्नलिखित कुल देवी प्रेरणा स्रोत थी वो दोस्तों सुगाली माता थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा दे रखा हमारा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और तीसरा दे रखा हमारा बॉम्ब लोर्सर्स, चौथा दे रखा मेरवाड़ा बटालियन। तो जो 1857 की नसीराबाद में विद्रोह करने वाली छावनी थी वो दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री छावनी थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था दोस्तों। तो जो हमारे ये नारा दिया था वो दोस्तों हमारे एरनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से दोस्तों। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से। तो ये हमारा बिजौलिया किसान आंदोलन से माना जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया नामक स्थान से किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो जो चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया नामक स्थान से किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो दोस्तों 21 आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि केसरी सिंह बिजौलिया के ठिकानेदार कब बने थे दोस्तों। जो केसरी सिंह बिजौलिया के ठिकानेदार बने थे वो दोस्तों 1914 में बने थे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं
और जो हमारा अगला प्रश्न है वो ज्योग्राफी के बारे में है दोस्तों, और उनके बारे में भी विशेष अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ में बने रहें। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है दोस्तों। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा 8 डिग्री 47 मिनट विस्तार है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास प्रश्न बहुत सारे हैं और हम ज़्यादा ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, बने रहो मेरे साथ। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है दोस्तों। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो दोस्तों हमारी उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है दोस्तों। तो राजस्थान से गुजरने वाला हमारा मुख्य अक्षांश है वो दोस्तों हमारा उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा के राजस्थान के दक्षिण में कौन सा स्थित है दोस्तों? कुशलगढ़ स्थित है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान की आकृति के संदर्भ में सही है दोस्तों। समचतुर्भुज या फिर षटभुज या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति के संदर्भ में स्थित है दोस्तों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? कर्नल जे स्टोर्स या फिर विलियम फैक्लैंड या फिर टी.एच. हेनले। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा विषम चतुर्कोणीय किसके द्वारा कहा गया था? वो दोस्तों टी.एच. हेनले के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वो दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों 30 डिग्री 012 मिनट। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। 30 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान के देशांतरी विस्तार के संबंध में सही है दोस्तों। राजस्थान के देशांतरी विस्तार के संबंध में सही है दोस्तों 69 डिग्री 030 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 017 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से जिले में मुख्य अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाता है दोस्तों। तो मुख्य अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाता है वो दोस्तों मुख्य है वो दोस्तों हमारा बांसवाड़ा है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है दोस्तों। तो 8 डिग्री 47 देशांतर से 60 डिग्री 09 अक्षांश। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है? देबारी, कमला गेट या बर दर्रा। तो जो हमारा बर दर्रा है वो दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को दोस्तों भाकर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और आज का 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो हमारा हाड़ौती का पठार है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम वर्गीकरण पूछे तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था दोस्तों? तो जो हमारे प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा किया गया था वो दोस्तों 7 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक है दोस्तों। प्रादेशिक भूगोल के लेखक पूछे तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है, हरिमोहन सक्सेना।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों? भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो 4 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया कि हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का हाड़ौती का पठार उत्पत्ति किस सरखना का परिणाम है दोस्तों? तो जो हमारा ये परिणाम है वो दोस्तों तेथिस सागर का परिणाम है दोस्तों, तेथिस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी दोस्तों? हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई थी वो दोस्तों हमारे क्रिटेशियन काल के अंदर हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। राजस्थान में क्रिटेशियन कालीन चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। क्रिटेशियन कालीन चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये चट्टानें हमारे हाड़ौती पठार के अंदर पाई जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बृहद सीमांक भ्रंश किसके सहारे फैला दोस्तों? राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला गया था? तो दोस्तों ये हमारा फैला गया था वो बूंदी सवाई माधेपुर की पहाड़ियों के द्वारा बृहद सीमांत भ्रंश फैला था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक मानसून का ठहराव वाला स्थान है वो दोस्तों माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछे तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है वो दोस्तों हमारा कोटा संभाग है। अगर यही है ऑप्शन राइट या गलत वो आप कंफर्म करके मुझे कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कौन से स्थान पर आती है दोस्तों? पुष्कर में पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो वो हमारे बाढ़ आती है वो दोस्तों हमारे बालोतरा में बाढ़ आती है दोस्तों। बालोतरा वर्तमान में नया जिला भी है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो दोस्तों हमारा समगांव हो जाएगा दोस्तों, समगांव जैसलमेर। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव कौन से जिले में होता है दोस्तों? अरब सागरीय मानसून का ठहराव पूछे तो वो हमारे सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा सिरोही में होता है दोस्तों, सिरोही में। ये ऑप्शन हमारा सिरोही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता है दोस्तों। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन का होना कहलाता है दोस्तों मानसून कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पवनों चलने का सही क्रम है दोस्तों। पवन के चलने का सही क्रम है वो दोस्तों हमारा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने का प्रमुख सही क्रम है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती दोस्तों? राजस्थान में पूछे तो हमारी जलवायु नहीं पाई जाती वो दोस्तों हमारी ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। ये दोस्तों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, राइट है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है दोस्तों। मेड़बंदी, नियंत्रित पशुचारण या फिर समोच्च कृषि या फिर जल पावनपन। तो जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हमारा जल